नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी जातिगत जनगणना पर जारी सियासत की। एक और तारीख का ऐलान हुआ तो वहीं दूसरी तरफ सियासत का श्री गणेश हो गया। इसके बाद बात करेंगे दलित वोट बैंक की। 2027 से पहले मायावती को इसकी चिंता सताने लग गई है, तभी तो मायावती चंद्रशेखर पर हमलावर नजर आई है। साथ ही बात होगी कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर बड़े एक्शन की। आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स पर एनआईए ने सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है। और फिर बात करेंगे अयोध्या में विराजे राजा राम की, जहां पर प्रभु श्री राम के दरबार में भव्य पूजा हुई है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। जातिगत जनगणना की तारीख आखिरकार सामने आ गई है। ये जनगणना 2 चरण में की जाएगी। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब देश में जातियों की जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी। कब और कैसे जनगणना और जातीय जनगणना होगी, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तय हुई जनगणना की तारीखें। भारत में जनगणना यानी पॉपुलेशन सेंसस 2027 का शेड्यूल तय हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए शेड्यूल के मुताबिक यह ऐतिहासिक जनगणना 16 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना के साथ साथ जातियों की गिनती यानी कास्ट सेंसस भी कराया जाएगा। इसे लेकर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस चल रही है। जनगणना की प्रक्रिया 16 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। जनगणना का दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 से शुरू होकर 1 मार्च 2027 को पूरा हो जाएगा, यानी इसके बाद आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। ये प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल होगी। 3 साल में ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पहले 5 साल में ये प्रक्रिया पूरी की जाती थी। केंद्र सरकार ने इस बार जनगणना को 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया है। पहले चरण में सीधे सीधे लोगों की गिनती की जाएगी। इसमें आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, आवास आदि का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। दूसरे चरण में जातियों की गणना की जाएगी। सरकार ने तय किया है कि बर्फीली पहाड़ी इलाकों में पहले जनगणना का काम शुरू होगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के बर्फीले क्षेत्रों में जहां मार्च में पहुंचना मुश्किल होता है, वहां जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू की जाएगी। कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना टल गई थी। अब 2027 की जनगणना न केवल डेटा गैप को भरेगी, बल्कि सरकार की योजनाओं के लिए नई बुनियाद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल तक जनगणना कराने की मांग करने वाली विपक्षी पार्टियां अब जनगणना की टाइमिंग पर सवाल उठा रही हैं। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के सवालों का करारा जवाब दिया है। से शुरू कर रहे हैं, 2 साल अभी हैं, तो ये अपने चुनाव के एक इवेंट बनाना चाहते हैं कि चुनाव के अंदर इवेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। जिस मकसद के लिए जनगणना होनी है उस मकसद को हासिल होना चाहिए। जनगणना जल्दी से जल्द हो और उसका प्रारूप क्या होगा ये तय हो जाए। समय भी ऐसा चुना जाता है कि उसका पॉलिटिकल लाभ कितना मिलेगा, लेकिन मैं इतना मान के चलता हूं कि जिस वक्त जाति जनगणना के आंकड़े आएंगे उससे पहले समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाकर उसकी गणना कर लेगी और उस गणना को जनता के बीच में बताना पड़ेगा। हमारा देश तो चुनावों का देश है। हर साल के हर दूसरे महीने कहीं न कहीं विधानसभा के चुनाव मिलेंगे, आपको बाई इलेक्शंस देश के मिलेंगे, लोकल बॉडीज़ के चुनाव मिलेंगे, पंचायतों के चुनाव दिखाई पड़ेंगे, कोऑपरेटिव्स के चुनाव दिखाई पड़ेंगे। हमारा देश तो चुनाव का देश है। अभी जो है वो 2-3 राज्यों के चुनाव खत्म हुए और अभी 2 महीने बाद दूसरे राज्यों के चुनाव आ जाएंगे। इसीलिए तो कहा गया ना, एक देश एक चुनाव की दिशा में बढ़ो, तो उसका भी कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए। चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए सभी छोटे बड़े चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की। और मायावती ने बिना नाम लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर भी निशाना साध दिया है। बीएसपी को कमजोर करने के लिए सत्ताधारी और विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला।
और उसका वोट शेयर 9.39% तक सिमट गया। मायावती ने दावा किया कि ईवीएम में धांधली के चलते दलित वोटरों का भरोसा टूटा है। ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफ़ी कुछ बोल रही हैं। ऐसे में अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार के रहते तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये सब संभव हो जाए। मायावती ने बिना नाम लिए नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर भी निशाना साधा। कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जिस अधूरे पड़े कारवां को बीएसपी पूरा करने में लगी है, उसके साथ हम भी खड़े हैं। इस किस्म की वो बातें करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। इस प्रकार से ये सब लिपड़ी चिपड़ी बातें कहकर अब ये अवसरवादी एवं स्वार्थी किस्म के संगठन एवं पार्टियां बीएसपी के लोगों को गुमराह करने में लगी है। यही नहीं, मायावती ने सत्ताधारी दलों और विपक्ष पर बीएसपी को कमजोर करने के लिए साम दाम दंड भेद की रणनीति का आरोप लगाया। राज्यों की भी सत्ताधारी और विपक्ष की भी अंबेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर करने में लगे हैं। उधर समाजवादी पार्टी भी मायावती के बैलेट पेपर वाले मुद्दे से सहमति बनाती दिख रही है। स्वागत है वो अगर इस तरह की बात कह रही हैं बैलेट पेपर के चुनाव पे, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा है कि हम इसी मशीन से चुन के जाएंगे और जैसे ही हम सत्ता में आएंगे इस मशीन को हटा देंगे। मायावती का ईवीएम पर सवाल और चंद्रशेखर आजाद पर हमला यूपी की दलित राजनीति में नई हलचल का संकेत है। देखना होगा कि क्या मायावती की ये रणनीति उनकी पार्टी को फिर से मजबूत कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऐसे में इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी नजर आती है। देखने वाली बात होगी कि ईवीएम के खिलाफ ये पार्टियां कौन सा अभियान चलाती हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मायावती के ईवीएम वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा, पता नहीं वो कौन से युग में जाना चाहती हैं। और मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार कर कहा कि अगर विपक्ष जीतता है तो ईवीएम ठीक है, लेकिन हार के बाद में ईवीएम खराब लगती है। मायावती जी बैलेट पेपर से चुनाव चाहती हैं, बात तो वही हो गई कि हम अंतरिक्ष में गगनयान में जा रहे हैं और वो वापस लालटेन युग में ले जाने की बात कर रही हैं। चुनाव आयोग के द्वारा और तमाम विश्व के देशों के द्वारा ये कहा गया है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया सर्वोत्तम है और लगातार सभी राज्यों में सरकारें इसी की वजह से चल रही हैं। के लोग जब जीतते हैं तब ईवीएम खराब नहीं रहता है, जब हार जाते हैं तब ईवीएम खराब है। यही बात अखिलेश जी बोलते हैं, यही बात राहुल जी बोलते हैं, यही प्रियंका, सारे विपक्ष के लोग। जीत गए तो एकदम बाजा बजाते हैं, जीत गए तब भुला जाते हैं कि ईवीएम खराब है क्या है। अब जब हार जाते हैं तब जैसे लगता है कि अब तो ईवीएम ले लिया। ऐसा कुछ है नहीं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, अगर इसी लोकसभा का चुनाव में ईवीएम के दम पे चुनाव जीतना होता तो समाजवादी पार्टी इतनी सीट पाती, कांग्रेस इतनी सीट पाती। ईवीएम से बढ़िया है दोष देने से कि हम धरातल पे उनके बीच में जाएं जो मालिक हैं। 2027 के चुनाव को देखते हुए नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपना पैंतरा बदल दिया है। अब दलित के साथ में मुस्लिम वोटर्स को भी लुभाने की कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद के इस प्लान ने न केवल बीएसपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी नई चुनौती खड़ी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में दलित वोट जो करीब 21 से 23% हैं, लंबे समय तक बीएसपी का वोट बैंक रहा।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला और उसका वोट शेयर 9.39% तक सिमट गया। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने नगीना में 51.19% वोट हासिल कर यहां बीएसपी को चौथे स्थान पर धकेल दिया। चंद्रशेखर आजाद रावण की राजनीति को जब आप शुरू से देखेंगे तो शुरू में वो दलितों के मुद्दे उठाते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसमें मुसलमानों को भी शामिल कर दिया। नगीना से सांसद बनने से पहले की बात हो या फिर बाद की बात हो, मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर वो मुखर रहते हैं। एक और अखिलेश यादव पीडीए रणनीति पर काम करते हुए 2024 में पार्टी को 37 सीटें दिलाने में कामयाब रहे थे। दूसरी ओर चंद्रशेखर की मुस्लिम और गैर जाटव दलित वोटर्स की रणनीति बीएसपी के साथ ही एसपी के लिए भी बड़ा झटका हो सकती है। शुरुआत में लोग यही मान रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद रावण की वजह से मायावती को दिक्कत हो सकती है, लेकिन नए समीकरण इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मुसलमान वोट बैंक अगर दलितों के साथ एकजुट हुआ तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए न सिर्फ दिक्कत वाली बात होगी बल्कि 2027 की राह भी आसान नहीं होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी कितना प्रभाव डालेगी ये समय बताएगा, लेकिन चंद्रशेखर का मुस्लिम और दलित वोटर्स वाला फॉर्मूला बीएसपी की विरासत और एसपी के पीडीए प्लान दोनों को चुनौती दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अयोध्या में प्रभु श्री राम के दरबार में भव्य पूजा हुई है। राम दरबारों में करीब 3.5 फुट ऊंचा सिंहासन है, जबकि सीताराम का विग्रह 4.5 फीट ऊंचा है। प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन के सीएम योगी आदित्यनाथ भी साक्षी बने। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य दरबार है, जहां विराजे हैं राजा राम और उनका पूरा परिवार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित हुआ है भव्य राम दरबार, और इसकी महिमा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि स्थापत्य के नजरिए से भी अतुलनीय है। राम दरबार का निर्माण जिस संगमरमर के पत्थर से हुआ है वो न केवल मजबूती में अद्वितीय है बल्कि उसमें जो चमक और दीप्ति है वो सदियों तक धूमिल नहीं होगी। 40 साल पुराने संगमरमर के पत्थर पर राम दरबार की मूर्ति गढ़ी गई है। इस पत्थर की खासियत यह है कि इसे जितना धोया जाएगा, स्नान कराया जाएगा, उतना ही इसकी चमक बढ़ेगी। सिंहासन समेत राम दरबार के मूर्ति की ऊंचाई कुल 7 फीट है। हनुमान जी और भरत जी की मूर्ति बैठी मुद्रा में है, जिसकी ऊंचाई 2.5 फीट है। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की मूर्ति खड़ी मुद्रा में है, उनकी ऊंचाई 3-3 फीट है। अयोध्या में इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की और फिर राम दरबार और दूसरे विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के साक्षी बने। और आज उसी की अगली कड़ी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया में निवास करने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। राम दरबार के अलावा शिवलिंग, श्री गणेश, मां भगवती, मां अन्नपूर्णा, हनुमान जी, भगवान सूर्य, शेषावतार के विग्रहों की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के लिए अयोध्या और काशी से 101 वैदिक आचार्य पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर परिसर वैदिक ऊर्जा से गूंज उठा। कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि आतंकियों के मददगारों के खिलाफ एनआईए ने सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। कश्मीर में एक साथ 32 जगहों पर एनआईए की रेड बढ़ी है। आतंकी हमलों में ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका के बाद ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
एनआईए ने कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ एक साथ 32 जगहों पर बड़ी छापेमारी की है। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले समेत कई घटनाओं में शामिल रहे आतंकवादियों के मददगारों को एनआईए ने टारगेट कर ये एक्शन शुरू किया है। आतंक के खिलाफ एनआईए की स्ट्राइक। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे के ठीक पहले एक्शन। पांच जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। ओजीडब्ल्यू के 32 ठिकानों पर एनआईए की रेड। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कश्मीर घाटी में आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों यानी ओजीडब्ल्यू पर अब तक की सबसे बड़ी और टारगेटेड कार्रवाई की है। एनआईए ने एक साथ 32 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की इस कार्रवाई के पीछे एक साल में घाटी में हुई तमाम आतंकी घटनाओं के पीछे ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका का इनपुट है। चाहे पहलगाम हमला हो या फिर उससे पहले छोटी छोटी आतंकी वारदातें, इन सब में इन ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका सामने आई। चाहे वह उनको मदद मुहैया करवाना हो, जानकारी देना हो, हथियार सप्लाई करना हो या फिर किसी और तरीके की मदद, इन सब पर केंद्रीय एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नजर थी और उसके बाद यह कश्मीर में बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की गई। एनआईए का मकसद है आतंकी नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना और उन लोकल सपोर्ट सिस्टम को ध्वस्त करना जो आतंकियों की रीढ़ माने जाते हैं। कश्मीर में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्करों पर यह कार्रवाई आने वाले समय में आतंकी घटनाओं पर बड़ी रोकथाम साबित हो सकती है। सुरक्षा एजेंसीज का कहना है कि ये रेड्स उन चेहरों के खिलाफ हैं जो कश्मीर घाटी में पर्दे के पीछे रहकर मिलिटेंसी को जिंदा रखे हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एनआईए ने आतंकियों के 100 से ज्यादा मददगारों को हिरासत में लिया है। उम्मीद है कि कार्रवाई सफल होती है तो आतंकियों का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो सकता है और ये एक्शन घाटी में शांति की तरफ एक बड़ा अहम कदम साबित होगा। और विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के मौके पर देश भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश गूंजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बरगद का पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने आज सिंदूर का पौधा भी लगाया। उधर सीएम योगी ने अयोध्या और लखनऊ में पौधारोपण कर ग्रीन यूपी का संदेश दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर बरगद का पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। यह अभियान अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का हिस्सा है जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के 29 जिलों में अरावली पहाड़ियों के आसपास 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाएगा। वहीं पीएम मोदी ने सिंदूर का पौधा भी लगाया जो उन्हें हाल ही में कच्छ की वीरांगनाओं ने 1971 के युद्ध की साहसिक कहानियों के प्रतीक के रूप में भेंट किया था। पीएम मोदी ने इसे नारी शक्ति का प्रतीक बताया। उधर सीएम योगी ने भी विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ और अयोध्या में पौधारोपण किया। अयोध्या की नवग्रह वाटिका में उन्होंने त्रिवेणी वृक्ष यानी कि नीम, पीपल, बरगद का पौधा लगाया और प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। लखनऊ में पौधारोपण के दौरान सीएम ने ऐलान किया कि 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण होगा। श्री मोदी जी ने पूरे भारतवासियों का आह्वान किया है कि पर्यावरण की इन कठिन चुनौतियों का, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें प्रकृति के साथ एक समन्वय और संवाद बनाना पड़ेगा। इस समन्वय और संवाद का ही नाम उन्होंने बहुत आसानी से दिया है, एक पेड़ मां के नाम। आज उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, एक पेड़ मां के नाम। यह कार्यक्रम आज से लेकर के लगातार चलेगा। 23 जून को इसका एक बृहद रूप उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा।
वैसे भी बीते 8 सालों में पर्यावरण के लिए सीएम योगी ने पौधारोपण पर जोर दिया है। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 204.98 करोड़ पौधारोपण हुआ है, जिसमें से 2017 में 5.71 करोड़ पौधारोपण, 2018 में 11 करोड़ 77 लाख, 2019 में 22 करोड़ 59 लाख, 2020 में 25 करोड़ 87 लाख और 2021 में 30 करोड़ 57 लाख और 2022 में 35 करोड़ 50 लाख, 2023 में 36 करोड़ 16 लाख और 2024 में 36 करोड़ 81 लाख पौधारोपण हुआ। अच्छी बात यह है कि बीते 8 सालों में लगाए गए पौधों में 75% पेड़ सुरक्षित हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने पौधारोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान न केवल ममता का प्रतीक है, बल्कि हरे भरे भारत का सपना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान पर निशाना साधा। नागपुर में कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में भागवत ने कहा कि आतंकवाद को सहारा देकर उसके सहारे लड़ना एक प्रकार से प्रॉक्सी वॉर, यानी कि छद्म युद्ध लगातार चल रहा है। बार बार सारी दुनिया के कहने के बाद भी ये बात जाती नहीं है। अपने घर में बैठकर ही ड्रोन छोड़े जा सकते हैं। तो 1000 कट्स की पॉलिसी, आतंकवाद को सहारा देकर उसके जरिए लड़ना, साइबर वॉर से लेकर सारी बातें एक प्रकार से एक छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर, ये सतत चल रहा है। बार बार शासन करने के बाद भी, बार बार सारी दुनिया ने कहने के बाद भी ये बात जाती नहीं है। और युद्ध के प्रकार आजकल बदल गए। आमने सामने आकर लड़ना, जो जीतेगा वो सिकंदर, ये नहीं रहा। अपने घर में बैठकर ही बटन दबाकर इधर ड्रोन्स छोड़े जा सकते हैं। और खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।